हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्हेन द फोन रिंग्स ड्रामा का एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था। हेजू वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसके थोड़ी दूर पे सायोन को देखकर वो दूसरी ओर जाने लगती है। लेकिन सायोन उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। हेजू डर के मारे अपने पर्स को पीछे छुपाने लगती है। सियोन उसे अपने साथ एक खाली रूम में लेकर जाता है, जहां उसके पास आते हुए उसे फ़ोन दिखाने के लिए कहता है। हेजू नर्वस होकर अपना नॉर्मल फ़ोन निकालती है तो सियोन उसके करीब आकर उससे पूछता है कि कल क्या तुम्हारी कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था। हेजू हाँ में सर हिला देती है तो सायोन एक्सीडेंट का टाइम पूछता है। तभी हेजू वही टाइम टाइप करके बताती है जब सायोन को किडनैपर का कॉल आया था। सायोन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस किडनैपर की बात सच निकली थी। सायोन हिजू को चेक करने लगता है कि उसे चोट लगी है या नहीं। हिजू की गर्दन पर चाकू के कट का निशान दिख जाता है सियोन को, और गला दबाने का भी निशान था, जो देखकर सियोन पूछता है क्या है ये, कौन था वो, क्या तुमने उसका चेहरा देखा। हिजू टाइप करके बताती है कि उसका चेहरा कवर था, इसलिए मैं नहीं देख पाई। सयोन पूछता है क्या उसने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखकर तुम्हें मारने की धमकी दी थी। हेजू हाँ में सर हिलाती है तो सायोन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। सायोन उसे कहता है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर हेजू कोई रिएक्ट नहीं करती। सायोन कहता है कल से कहीं भी जाना हो तो बॉडीगार्ड साथ लेकर जाना। ये बोलकर वो बाहर आता है और अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी टीम को रेडी रहने के लिए कहता है। देन दोजी को कॉल करके उस किडनैपर का लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है। तो दोजी बताता है कि उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, शायद ये लोग कोई गैंग है। तो सायोन उसे कहता है कि उस किडनैपर को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा पता है, जो बातें सिर्फ मेरी फैमिली जानती है वो भी उसे पता है। आज इस इवेंट में जो भी आया था उन सब के बारे में पता करो, और मैं तुम्हें किडनैपर और मेरे बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। शायद वो आदमी है और वॉइस मॉड्यूलेटर यूज़ कर रहा है, उसे हटाने की कोशिश करो। इधर किडनैपर वाले फ़ोन पर भी सभी बातें रिकॉर्ड हुई थी, जो हिजू सुनती है घर आकर और थोड़ा हंसते हुए कहती है सियोन तो पक्का डर गया है। देन वो इस फ़ोन को देखकर कहती है कि 2 दिन से ये फ़ोन मेरे पास है, शायद वो किडनैपर इसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए मुझे जल्दी ही काम ख़त्म करना होगा। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो हिजू फ़ोन को अपने पर्स में छुपा देती है। सायोन डायरेक्टली हिजू के रूम में आ जाता है और उसकी कार की चाबी देने के लिए कहता है। सायोन खुद उसके पर्स से निकालने जा ही रहा था, लेकिन हिजू जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पर्स छीन लेती है और उसे चाबी देती है। सियोन अपने पार्किंग लॉट में आता है और कार के अंदर सब कुछ चेक करने लगता है, स्पेशली कार का डैश कैम। इसके बारे में इधर हिजू को भी याद आता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर पार्किंग लॉट में आती है। पर सियोन उसे बताता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सुनकर हिजू रिलैक्स होती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद हिजू किडनैपर का फ़ोन लेकर दूर भाग गई थी, और फिर एक टो ट्रक को इस जगह पर बुलाया गया था जिससे पहले ही वो किडनैपर वहाँ से भाग चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एक बाइक उनके करीब से आ रही थी तो सयोन जल्दी से हिजू को अपनी तरफ खींच लेता है। उसे कहता है कि कल से काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हिजू टाइप करके कहती है कि कल मुझे हमारे डायरेक्टर के साथ कोर्ट जाना है इंटरप्रेटर के काम के लिए। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। सयोन कहता है फिर सिक्योरिटी को अपने साथ रखना, पर हिजू मना कर देती है। तो सायोन किसी को कॉल करता है और हिजू के कार के डैश कैम की फुटेज को रिकवर करने के लिए कहता है। देन वो अपनी मॉम के साथ लंच करने आता है, जिसे मॉम इलेक्शन टाइम में अपने डैड को सपोर्ट करने के लिए कहती है। इस पर सियोन कुछ भी नहीं कहता। मॉम कहती है तुम अपनी वाइफ को इलेक्शन से दूर ही रखना, पता नहीं पर मुझे वो ठीक नहीं लगती। सयोन कहता है आप ही तो लोग चाहते थे मिस्टर होंग की बेटी के साथ मेरी शादी करना, इवन ब्राइड बदलने के बाद भी आप लोग ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। आखिरकार मिस्टर होंग ने ही हमारी फैमिली के पुराने स्कैंडल्स छुपाने में हेल्प की है। इधर हिजू अपना कोर्ट का काम ख़त्म करके वॉशरूम में आती है। तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को इस वॉशरूम की ओर आता हुआ देखते हैं। हिजू बाहर उसकी परछाई देखकर डर जाती है। उसके बाद से हिजू यहाँ पर किसी को नहीं मिल रही थी। सयोन ने फिर भी एक फीमेल गार्ड उसके पीछे लगाई हुई थी, जो उसे हिजू की अपडेट्स दे रही थी, पर हिजू उसे कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। इधर सयोन ऑफिस आ जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है उसने सब कुछ चेक कर लिया है। कल उस इवेंट में कोई भी ऐसा सस्पिशियस बंदा नहीं था।
शायद हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि किसी ने आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की थी। इस पर सायोन पूछता है, क्या तुमने कभी मेरी वाइफ को देखा है? क्या मैंने कभी भी अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बात की है? नहीं ना, पूरे देश में किसी को भी नहीं पता मेरी वाइफ के बारे में, और सभी लोग जानने के लिए क्यूरियस हैं। तो अगर हमने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो क्या होगा? वो भी अभी इलेक्शन का माहौल है। दोजी कहता है, सॉरी, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। इधर कोर्ट में वो फीमेल गार्ड हिजू को नहीं ढूंढ पा रही थी। इस बारे में वो सायोन को मैसेज कर देती है। सायोन उसे जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गार्ड का मैसेज आता है कि हिजू मिल गई है, वो एक आदमी के साथ है। सायोन उनका फ़ोटो खींचने को कहता है। सायोन उनका फ़ोटो खींचकर भेजने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं हिजू के साथ उसका कॉलेज फ्रेंड सांगू था। हिजू ने उसकी परछाई को वॉशरूम के बाहर देखा था, वो यही था। थोड़ी दूर से वो फीमेल गार्ड उन दोनों की फ़ोटोज़ खींचती है और सायोन को भेज देती है। इधर फोटोज़ में दोनों को हंसते हुए बात करता हुआ देखकर सायोन थोड़ा जेलस हो रहा था। हिजू से कहता है कि तुम 3 साल बाद अचानक से कहीं चली गई, तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं पता था, तुमने कभी कॉल भी नहीं किया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी। फिर एक दिन मैंने तुम्हें न्यूज़ चैनल में देखा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करते हुए। देन दोनों की साइन लैंग्वेज में ही बातें शुरू होती हैं। हिजू से सॉरी कहती है कांटेक्ट ना करने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। देन सोंगू उसे बताता है कि तुमने जिस चैनल के साथ काम किया था उनके साथ ही मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ। इसका नाम है क्राइम रिपोर्ट। इसमें हम कुछ क्राइम केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। फिर हिजू चली जाती है। इधर इन दोनों के साथ में फ़ोटोज़ देखने के बाद सायोन का काम में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इधर हिजू घर पहुँचती है जहाँ थोड़ी देर में उसकी मॉम भी आ जाती है जो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी। इसमें कुछ सिलेक्टिव लॉन्जरी एंड ड्रेस वगैरह थी जिन्हें देखकर हिजू को तो बहुत गुस्सा आता है। ये देख उसकी मॉम कहती है कि तुम इतनी लूज़र टाइप कैसी हो, ये सब भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? जब ईना शादी से पहले भाग गई और तुम्हें उसकी जगह लेने के लिए कहा गया, तुमने डेयरिंगली एक कंडीशन रखी, तुम्हारे डैड को अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद ही तुम शादी करने के लिए मानी थी, इसलिए तुम्हें सायोन की वाइफ होने की वजह से उसकी वाइफ की ड्यूटीज तो निभानी ही पड़ेगी। इसलिए कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे बाप को उस नर्सिंग होम से बाहर निकलवा दूंगी। तो असल में हिजू को ये शादी करनी ही नहीं थी। उसकी मॉम ने ही उसके डैड की धमकी देकर उसे सायोन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो बेसिकली ये हिजू की असली माँ ही है जिन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, क्योंकि पहले ये लोग बहुत गरीब हुआ करते थे और उसके बाद हिजू के डैड मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो गए, इसलिए वो पिछले कई सालों से नर्सिंग होम में भर्ती हैं। तो इन्हें छोड़ने के बाद हिजू की मॉम ने चेयरमैन होंग से शादी कर ली थी, जिनके 2 बच्चे और थे, जिनके साथ हिजू के ना बोलने का लिंक था, जो हमें आगे पता चलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हिजू शावर लेने के बाद उसकी मॉम का लाया हुआ नाइट ड्रेस पहन लेती है और उस किडनैपर वाले फ़ोन को निकालती है और सायोन को कॉल करती है। अब हिजू सायोन से डाइवोर्स लेना चाहती थी, पर शादी के टाइम हिजू ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसकी वजह से वो डाइवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती। पर इस किडनैपर की फ़ोन की वजह से उसे एक नया चांस मिला है, जिसके ज़रिए वो सायोन को ब्लैकमेल करके डाइवोर्स लेना चाहती है। तो इस नाइट ड्रेस में अपनी थाइस की फ़ोटो खींचकर सायोन को वो भेजती है और कहती है, क्या अब तक तुमने डिसाइड नहीं किया? सायोन पूछता है, ये क्या है? हिजू कहती है, तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ की फ़ोटो नहीं पहचान पा रहे हो? ये तुम्हारी वाइफ की थाइज़ हैं। अब मैं इस फ़ोटो को किस तरह से यूज़ करूँगा ये तुम खुद सोच लो। सायोन कहता है, ऐसी फेक फ़ोटो से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हिजू कहती है, अब अपनी वाइफ की बॉडी पहचान नहीं पाए तुम, उसकी थाइज़ पर एक यूनिक मॉल है, कभी देखा नहीं है क्या तुमने अपनी वाइफ को? सायोन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए सायोन उल्टा उससे सवाल पूछने लगता है ताकि किडनैपर के बारे में उसे कुछ पता चल सके। और हिजू भी सामने से उल्टा जवाब देती है और उससे गुस्से में कह देती है कि अगर मेरी बातें बिलीव नहीं होती तो जाकर अपनी वाइफ की थाइस चेक कर लेना, पता चल जाएगा ये उसकी फ़ोटो है या नहीं। ये बोलकर कॉल कट कर देती है, पर इस बार 10 मिनट से ज़्यादा उनकी बात हो चुकी थी, इसलिए इस फ़ोन की लोकेशन के बहुत करीब पहुंच चुके थे वो लोग। लेकिन अभी सियोल की ही 3 अलग अलग एड्रेस दिखाए जा रहे थे। सायोन अपनी टीम को और अच्छे से ट्राई करने के लिए कहता है और दोजी को उस फोटो की ओरिजिन पता करने को कहने ही जा रहा था, पर वो रुक जाता है
क्योंकि पिछली बार की तरह वो कोई गलती नहीं करना चाहता, जैसा उसने किडनैपर की बात को मजाक में लेकर किया था। इसलिए वो यहाँ से घर के लिए निकलता है। लेकिन इधर हिजू सोच में पड़ गई थी, कहीं सायोन उसके थाइस चेक करने ना आ जाए। इस बारे में सोच सोचकर उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। अभी वो दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ सुनती है, इसलिए वो ब्लैंकेट के अंदर घुसकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। सायोन भी डायरेक्टली हिजू के रूम में आ जाता है और उसके ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हिजू ज़ोर से ब्लैंकेट को पकड़ के रखती है और सायोन ज़ोर से ब्लैंकेट को खींच देता है, जिस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। सायोन उसे बताता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है, तो तुम चाहो तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हो। तुम ही तो काम करना चाहती थी ना, तो अपनी काबिलियत से वो पोजीशन हासिल करके दिखाओ। ये बताकर वो चला जाता है और हिजू सोच में पड़ जाती है कि ये बस ये बताने आया था। सायोन डाइनिंग टेबल को देखकर 3 साल पहले उनकी शादी की पहली रात को याद करता है। हिजू खाना बनाकर उसका वेट करते करते सो गई थी, जिसे सायोन प्यार से देख रहा था। फिर उसके सामने जाकर बैठता है। खाना खाने के बाद हिजू उसे डांस करने के लिए बुलाती है। इसमें वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। अब ये सब रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कर रही थी वो, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था। ये सायोन नोटिस कर लेता है, तो वो उसे अपनी तरफ बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करो। तुम्हें मेरे सामने किसी का पपेट बनने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके तुम्हारी माँ जो भी कहे वो हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम कभी भी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसलिए कभी मेरे मैटर में मत पड़ना। ये बोलकर वो चला गया था। तो प्रेजेंट में सायोन हिजू के रूम की ओर देखने लगता है, और इधर हिजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। अब अगली सुबह हिजू उठती है तो सायोन ब्रेकफास्ट का पूछता है। वो ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन फिर सायोन जाकर खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, जो देखकर हिजू भी उसकी हेल्प करने आती है। तो खाना बनाते हुए सायोन उसे इनडायरेक्टली सांगू के बारे में पूछता है कि उस दिन कोर्ट में तुम सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी। हिजू कहती है एक्चुअली एक कॉलेज फ्रेंड मिल गया था जिससे बात कर रही थी। तो सायोन पूछता है कि क्या तुम दोनों क्लोज थे, मेरा मतलब क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, और क्या वो भरोसेमंद है। हिजू हाँ कहती है। तभी सायोन को दोजी का मैसेज आता है। सायोन उसके लिए खाना रेडी करके चला जाता है। ये देख हिजू कहती है इसने मेरे लिए खाना बनाया। इधर यूरी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी के फैंस आए हुए थे। उनके धक्के की वजह से वो गिरने वाली थी, पर तभी सांगू उसे होल्ड कर लेता है। यूरी तो उसे देखते ही रह जाती है। तो सांगू कहानी का सेकंड मेन लीड है, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और एक यूट्यूबर भी। तो यूरी की कॉफ़ी सांगू के हाथ पे गिर जाती है। अब दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है सांगू जो प्रोग्राम करने वाला है उसमें उसके साथ यूरी भी काम करने वाली है। इधर वॉइस मॉड्यूलेशन को हटाने के बाद जो पहला सैंपल निकला था वो इतना क्लियर नहीं था, इसलिए सायोन फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। और तभी दोजी उसे एक ट्रैफिक सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है, जहां पर वो किडनैपर हिजू की कार में घुसा था। अभी इन्हें तो पता नहीं था कि हिजू की कार को हैक किया गया था उस किडनैपर ने, इसलिए वो आसानी से डोर ओपन करके अंदर घुस गया था। लेकिन ये देखकर दोजी कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो किडनैपर को जानबूझ के अंदर आने दिया गया हो, जिससे अब सायोन भी सोच में पड़ जाता है। इधर हिजू अपने असली डैड से मिलने नर्सिंग होम जाती है। हिजू उनके साथ ही बोलकर बात करती है, क्योंकि एक उसके डैड ही हैं जो उसकी केयर करते हैं। सायोन अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को फ़ोटो भेजने वाली बात को किसी और के नाम पर बताता है, जिस पर रिपोर्टर कहता है कि एक आदमी किसी की वाइफ की प्राइवेट फ़ोटो उसके हस्बैंड को भेजकर डाइवोर्स देने की धमकी देता है। इसका तो एक ही मतलब है कि उस आदमी का उसकी वाइफ के साथ कुछ ना तो चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है। अब अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर और दोजी ने जो किडनैपर के कार में घुसने वाली बात कही थी, ये सब याद करके सायोन भी सोच में पड़ जाता है। अब रात के 10 बज गए थे, तभी किडनैपर का फिर से कॉल आता है। सायोन कॉल उठाकर तुरंत काट देता है। हिजू को समझ नहीं आ रहा था कि इसने कॉल क्यों काटा, तो वो दोबारा करती है। तो सायोन कॉल पिक करता है और कहता है शायद तुम मुझसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए 5 मिनट बाद कॉल करो। तो हिजू एग्जैक्टली 5 मिनट बाद फिर से कॉल करती है। सायोन फ़ोन पिक करता है, लेकिन उनकी कुछ बात होने से पहले एक ब्लास्ट का साउंड आता है और फिर उसका फ़ोन अनअवेलेबल हो रहा था, इसलिए वो घर चली जाती है। घर पर सायोन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सायोन घर में नहीं मिलता। तो वो फिर से कॉल ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन अभी भी अनरीचेबल आ रहा था।
तो वही उसके आने का वेट करते हुए बैठे बैठे सो जाती है। और सुबह उसे टीवी में न्यूज़ मिलती है कि सायोन का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वहाँ पर कल रात को एक ब्लास्ट हुआ है और जिसने मास्क पहने एक आदमी ने किया है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाता है। इसके साथ रिपोर्टर एक धमकी भरक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाती है, जो कि वही कॉल रिकॉर्डिंग थी जो कि उससे असली किडनैपर ने सायोन को धमकाते हुए कहा था कि मैं इसे मार दूंगा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, या तो मुझे 2 बिलियन वन दो वरना मैं मार दूंगा। बस इतना ही रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दी गई थी। अब ये सुनकर हिजू तो डर जाती है क्योंकि ये बातें तो किडनैपर के फ़ोन से कही गई थी, जो कि इस वक्त हिजू के पास है। तभी यहाँ पर सायोन आ जाता है। इसकी हालत ख़राब थी, उसके कपड़े ख़राब हो गए थे, कपड़ों पर खून लगा हुआ था। सायोन डायरेक्टली हिजू के पास आता है और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर कहता है कि कुछ दिनों से जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हिजू के बारे में कोई ऐसी बात नहीं जो मैं नहीं जानता, पर सच्चाई क्या है ये मुझे पता करना है, इसलिए कोऑपरेट करो। ये बोलकर वो उसकी ड्रेस हटाने लग जाता है। हिजू उसका हाथ पकड़ के रोकती है, पर सायोन कहता है तुम खुद हटाओगी या मैं करूं। अब उसे ऐसे देखकर तो हिजू बहुत घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सायोन की शादी होने से पहले एक रात पहले इना ने सेओन को शादी कैंसिल करने की धमकी दी थी, वरना वो सायोन की फैमिली के सभी सीक्रेट रिवील कर देगी। ये देखकर सायोन ने उससे पूछा था कि क्या सच में हिजू की शादी जोंगहुआ फैमिली के बेटे से हो रही है। ईना ने कहा था हाँ, पर वो आदमी बहुत घटिया है। लेकिन हिजू की माँ इतनी कमीनी है कि अपने फ़ायदे के लिए हिजू को उस आदमी को बेच भी सकती है। ये देखकर सायोन ने कहा था कि शादी कल ही होगी, पर मेरी दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।